हाय गाइस, मेरा नाम अक्षत कौशिक है। मैंने नीट यूजी 2019 में ऑल इंडिया थर्ड रैंक हासिल की है और आज यहाँ मैं डीकेटी में आप लोगों के साथ नीट की कुछ स्ट्रैटेजीज़ एंड टिप्स शेयर करने के लिए आया हूँ। मैं वाराणसी का एक लड़का हूँ एंड मैं खुद ही एक डॉक्टर बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे मदर एंड फादर दोनों डॉक्टर हैं एंड करंटली मेरा एक भाई है जो कि BHU में सेकेंड ईयर में अभी खुद पढ़ रहा है। एंड चलिए लेट्स गेट राइट इनटू इट। हम लोग कुछ बातें करते हैं नीट एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, नीट ऑल इंडिया सबसे बड़ा एग्ज़ाम है जिसको सबसे ज़्यादा लोग देते हैं एंड इसका कंपटीशन हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। जैसे मैंने देखा था जब मैं क्लास 10th में था तो मेरे बड़े भाई ने भी यही एग्ज़ाम दिया था एंड उस वक्त भी कुछ 13 या 14 लाख लोगों ने इस एग्ज़ाम को दिया था। एंड इतने ज़्यादा लोगों को देख के हर एक बच्चे पे प्रेशर आता है थोड़ा बहुत कि यार इतने लोग दे रहे हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या मैं इसमें कुछ अच्छा कर पाऊँगा। एंड वही सेम प्रेशर मेरे ऊपर भी था। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इतने अच्छे रैंक के साथ हासिल की है ये जीत। एंड मेरे टाइम भी 15 लाख से ऊपर लोगों ने दिया था नीट। तो नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे पूरे इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेजेस में एक्सेप्ट अ फ्यू आपको एंट्री मिलती है। एंड इसलिए जो भी आप नीट एस्पिरेंट्स हैं जो कि फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमारे लिए एग्ज़ाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड इसको देने के लिए बच्चे इतने टेंशन में रहते हैं। मैंने खुद भी इतने स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया कि भैया आपने कुछ टिप्स हैं आपके पास क्या हमारे लिए, एंड क्या आपके पास कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। तो मैंने फ़ील किया कि ये डीकेटी के थ्रू जो कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा एंड स्ट्रैटेजीज जिनसे आपको मे बी कुछ हेल्प हो पाए। तो नीट यूजी एक 180 क्वेश्चंस का पेपर होता है जिसमें 90 क्वेश्चंस यानी 50% ऑफ द पेपर बायो का आता है। एंड ये काफ़ी फेयर भी है क्योंकि ये एक एग्ज़ाम मेडिसिन का है। एंड 45 क्वेश्चंस होते हैं फिज़िक्स से एंड 45 क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री के। एंड मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि बायो की वेटेज भी सबसे ज़्यादा है एंड एक टाई के केस में बायो इज़ द टाई ब्रेकर। वही डिसाइड करता है कि अगर आप किसी के बराबर नंबर लाते हो तो कौन ज़्यादा आता है। इसलिए पर्सनली मैंने अपने 2 साल में बायो को सबसे ज़्यादा टाइम दिया। शायद ही कोई एक ऐसा दिन गया होगा जिसमें मैंने पढ़ाई की एंड बायो की ना की हो, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लोग सोचते हैं कि ये बस एक रटने वाला सब्जेक्ट है, बट सिर्फ ये रटना नहीं होता है। एंड इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बट कुछ टॉपिक्स इसमें इतने इंपॉर्टेंट एंड इतने प्यारे होते हैं जो कि आप उनके कॉन्सेप्ट्स में घुसो तो आपको क्या पता बायो एक एज अ सब्जेक्ट से प्यार हो जाए। एंड क्योंकि आप सब एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो आई बिलीव कि आप लोग को बायो में तो इंटरेस्ट होना ही चाहिए। तो अगर नीट एज अ पेपर आपसे बायो पूछ रहा है तो दैट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। एंड 360 नंबर आते हैं नीट में बायो से। एंड सिंस दैट इज़ द हाफ ऑफ योर पेपर, आई बिलीव कि अगर आप बायो में ज़्यादा मेहनत करते हो तो वो बहुत अच्छा होता है। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो एक ये पैटर्न है जो कि मैंने खुद भी देखा है एंड ये बहुत ही अवेलेबल भी है सारे बच्चों को कि लास्ट फ्यू इयर्स में आई गेस 8 और 9 इयर्स में बायो में NCERT से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड बहुत बच्चे पूछते हैं मेरे से, भैया कि आप बायो में क्या क्या बुक्स लगाए हो। तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि यार अगर आप सिलेक्शन के लिए दौड़ रहे हो, इफ़ योर गोल इज़ टू अचीव अ कॉलेज, तो यू शुड गो फॉर NCERT। बिकॉज अगर आप एक NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो यू गेट एनफ मार्क्स, यू कैन गेट एनफ मार्क्स इन नीट जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए बहुत अच्छे नंबरों से। आई थिंक कि इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर NCERT तो आप 320 और 330 आउट ऑफ 360 बहुत ईजिली अचीव कर सकते हो। एंड अगर फॉर दोज ऑफ यू जो कि जिनको पता है कि ठीक है मैं थोड़ा अच्छा हूँ एंड मैं सिलेक्शन से ऊपर थोड़ा रैंक के लिए स्ट्राइव करूँगा, सो देर आर अ फ्यू बुक्स इन द मार्केट। एंड आई बिलीव कि आपके टीचर्स या फिर आपके पास ऑनलाइन इतने सारे सजेशंस हैं तो आप उनमें से खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी अच्छी बुक है। इसके आगे हम बात करेंगे कि बायो की स्पीड एंड बायो में कितना टाइम देना चाहिए नीट में। तो नीट 3 घंटे का एक पेपर होता है जिसमें ऑब्वियसली बच्चों को फिज़िक्स के टाइम का डर लगता है, तो वो चाहेंगे कि वो बायो को जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी करें ताकि उन्हें फिज़िक्स एंड इवन केमिस्ट्री के लिए थोड़ा टाइम बाद में बचे। आई बिलीव कि आप एक कॉन्फिडेंस गेन करते हो कि आपने आधा पेपर 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया एंड आपके पास अभी 2.25 घंटे और हैं जिसमें आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट आपको करने हैं जिनका वेटेज 50% है। तो एक अलग स्ट्रेंथ और मोमेंटम आता है आपके एग्ज़ाम में। एंड बायो को कैसे तेज़ी से करें, इसके लिए मैं आपको सबसे पहली चीज़ ये कहूँगा कि अगर आप नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इट इज़ जस्ट लाइक कि एक फ़ुटबॉल प्लेयर अगर फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस ज़्यादा करे ना तो वही अच्छी बात है। इसलिए मैं आप सबको एक एडवाइस दूंगा कि
आप जितने हो सके मॉक पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स, अलग अलग कोचिंग्स में अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, एंड उनके अलावा भी ऑनलाइन बहुत सारे एग्ज़ाम्स अवेलेबल होते हैं। तो एज़ लॉन्ग एज़ यू आर गिविंग टेस्ट, तो आप एक्चुअल नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को। यू शुड ऑल्सो रीड बुक्स, जिससे आपको एक्चुअली में इंफॉर्मेशन मिलती है। बट इट्स लाइक यू ना, कोई क्रिकेटर अगर दौड़ता है अपने प्रैक्टिस के लिए तो उसके लेग स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट ओवरऑल क्रिकेट की प्रैक्टिस वो तभी कर सकता है जब वो क्रिकेट खेले। तो उसी तरीके से अगर आप पेपर करते हो तो आपको एक्चुअल एग्ज़ाम की तैयारी मिलती है। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टार्ट बाय रीडिंग बुक्स, जो कि 11th के व्यूअर्स हैं मेरे। गाइज आप लोग भी एनसीईआरटी से चालू कर सकते हो, यू कैन डू इट 11th। एंड मैंने पर्सनली तो 12th की भी एनसीईआरटी 11th में चालू कर ली थी, एंड आई बिलीव ख़त्म भी कर ली थी एक बार। एंड एवरीवन डज नॉट हैव टू डू दैट, बट एज लॉन्ग एज आप बुक्स को एक बार प्रिपेयर कर लेते हो तो उसमें से आपको क्या क्या याद रहना चाहिए आपको पेपर दे के ही पता चलेगा। बायो में अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो इट इज़ अ वेरी वास्ट सिलेबस जो आप 2 साल में पढ़ते हो। तो किसी तरह ट्राई किया जाता है कि एक साइंस का स्टूडेंट है तो उसको मोर और लेस बायो का एक अंदाज़ा लग जाए कि अगर वो फ्यूचर में डॉक्टर के अलावा अगर किसी और टाइप के भी बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो वो कैसे बने। तो इसीलिए बहुत ही डाइवर्सिटी में आपको टॉपिक्स मिलते हैं, बहुत ही वैरायटी के टॉपिक्स मिलते हैं आपको इन 2 साल के सिलेबस में। स्टार्ट होता है आपका टैक्सोनॉमी से, जिसमें खासकर मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है कि यार इतने सारे एग्जांपल्स हैं, इतने वास्ट चीज़ें हैं, ये मुझे कैसे याद रहेंगे। एंड पर्सनली गाइस मैं आपको टैक्सोनॉमी के लिए एक टिप देना चाहूँगा कि उसमें अगर आप ज़्यादा टाइम ना दो पर्सनली तो अच्छा है। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो अपने 2 साल के प्रिपरेशन में 3 से 4 महीने खाली एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम में ही लगा देते हैं, जो कि आई बिलीव इज़ अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। एंड आप इससे ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से उसकी तैयारी कर सकते हो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो। बिकॉज अगर आप नीट के पेपर्स उठा लो आखिरी कुछ सालों के, तो एनिमल किंगडम की अगर हम एक एग्जांपल लेके बात करें तो उससे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं आए हैं। टैक्सोनॉमी के अगर हम वेटेज देखें तो इट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अगर मैं इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात करूँगा तो आई थिंक कि जो 12th का जेनेटिक्स है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ द 2 ईयर सिलेबस। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग 12th के रिप्रोडक्शन एंड 11th के सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स, ये सब मिलजुल के बहुत इंपॉर्टेंट नीट के लिए तो होते ही हैं। प्लस मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग डॉक्टर्स बनना चाह रहे हो फ्यूचर में, तो अगर आप इन चैप्टर्स को अभी भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लो ना तो आपको वो नीट में तो फ़ायदा देगा ही, एंड उसके बाद वो आपको क्या पता मेडिसिन में भी बहुत फ़ायदे आएँ। आप थोड़ा कॉन्फिडेंस कॉलेज में भी गेन कर लो। बट उससे पहले नीट की ही अगर बात करें देन ऑल्सो ह्यूमन फिजियोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आजकल एक बहुत ही बढ़ता ट्रेंड है सेव द एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग, सो इकोलॉजी इज़ वेरी रिलेटेड टू दैट। एंड इकोलॉजी में जो कि क्वेश्चंस आते हैं खासकर एम्स में एंड नीट में, तो ये बहुत हद तक आते हैं इकोलॉजी से। इसके भी वेटेज साल बर साल बढ़ती जा रही है। तो अगर आप लोग इकोलॉजी को एनसीईआरटी से एंड मे बी अ लिटिल आउट ऑफ एनसीईआरटी, जो कि मैं सिर्फ इकोलॉजी में आप लोग को कहूँगा, थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको मे भी जाना पड़ जाए। पर्सनली बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने नीट का पेपर या फिर उसके पहले के पेपर्स मैंने कितने जल्दी ख़त्म किए। तो ऑल्दो मैं यहाँ शो ऑफ करने नहीं आया हूँ, बट जस्ट इन केस आप में से अगर कुछ लोग जानना चाहें तो मैंने नीट का पेपर एटलीस्ट बिना OMR फिल किए 1 आवर्स एंड 15 मिनट्स में ख़त्म कर लिया था। एंड मे बी आई थिंक ऑफ दैट एज एन अचीवमेंट। बट अगर मैं आप लोग को टाइम मैनेजमेंट में कुछ टिप्स दूंगा इन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम एंड आउट ऑफ द एग्ज़ाम, तो मैं कुछ ऐसा कहूँगा कि अगर आप 45 मिनट्स के अंदर बायो कंप्लीट कर लेते हो तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, एंड आपको बाकी एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प मिल सकती है। एंड फिर अब बहुत बच्चे आप सोच रहे होंगे कि 45 मिनट्स में कैसे ख़त्म करें। तो गाइज़ देखो, अगर 90 क्वेश्चन में से 10 या 8 या 12 क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे हैं कि आपको नहीं आते, तो गाइज़ लीव इट, आप उसको एंड में देखो। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपने ये नहीं पढ़ा, तो अनफॉर्चुनेटली बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको उसकी पहले से नॉलेज नहीं है तो क्या पता आप आंसर ना कर पाओ। एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय ये होता है कि आप 2 चीज़ें, कि आप उस वक्त टाइम तो ना ही लूज़ करो एंड आप अपना कॉन्फिडेंस भी मत लूज़ करो। बिकॉज अगर आप एक अच्छे प्रिपरेशन के साथ नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो एंड आपको वो क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, तो बहुत हाई चांसेस है कि वो मेजॉरिटी को भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने एनसीईआरटी प्रिपेयर की जिससे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो जो 10% क्वेश्चंस उससे नहीं आ रहे हैं या 15%, वो मेजॉरिटी को नहीं आएंगे। एंड एज लॉन्ग एज यू आर एमिंग फॉर द सिलेक्शन और अ गुड रैंक, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको आपने ऑलरेडी में भी पीछे छोड़ चुके हैं। तो गाइस, कॉन्फिडेंस लूज़ करना एकदम भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, एंड आपको नहीं लूज़ करना चाहिए कॉन्फिडेंस। तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया आप इतना जल्दी कैसे कर लेते हो ये पेपर। तो अगर मैं बायो की बात करूँ, बाकी सब्जेक्ट्स की हम लोग बाद में बात करेंगे, तो बायो में आपकी स्पीड देखो, आपको या तो वो आंसर आता है या तो नहीं आता है।
तो आई बिलीव कि किसी भी बायो के क्वेश्चन में 45 सेकंड से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए, एंड वो भी मैं आई गेस थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको देख के बस टिक लगाने होते हैं, एंड 10 सेकंड से ज़्यादा आपको उनमें चाहिए नहीं होते हैं। आई बिलीव कि 90 में 70 से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप अगर जानते हो तो बहुत जल्दी कर सकते हो। एंड जो एक स्पीड होती है ना, कहते हैं कि आप क्वेश्चन देख के आंसर जान लो, तो वो हैबिट आपकी तभी डेवलप हो पाएगी जब आप बहुत सारे पेपर्स लगा रहे हो। वो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये मैं आंसर ये जानता हूँ एंड यही सही है। मे बी एक दो ऐसे केसेस होंगे जिनमें आपका वो आंसर नहीं सही होगा और आप सोचोगे कि नहीं यार, मैं इस पर अगर और टाइम दिया होता तो मैं सही कर सकता था। तो ठीक है, वो बात भी सही है, बट आई बिलीव टाइम रखना अपने पास इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड अगर आपको ऐसा कभी लगे कि नहीं यार, इस पर मैं और टाइम दे सकता था, तो गाइज आप आई थिंक OMR फिलिंग की स्ट्रैटेजी सबकी अपनी अलग होती है, बट फॉर दोज ऑफ यू जो OMR लास्ट में भरते हैं, अगर आपको एक क्वेश्चन में हल्का से भी डाउट लग रहा है, यू कैन सर्कल द क्वेश्चन एंड अटेंड टू इट लेटर, बिकॉज और जो लोग OMR आपके इमीडिएटली भर लेते हो, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन को प्लीज़ OMR में छोड़ सकते हो। वैसे तो आई बिलीव नेक्स्ट ईयर से नीट भी आई गेस ऑनलाइन हो सकता है, तो आई थिंक दिस टिप कैन गो टू वेस्ट, बट स्टिल फॉर दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, आई वांट टू गिव एनी टिप दैट आई कैन। एंड बायो में मैं और क्या कहूँ यार, अगर आप लोग मेरे को पर्सनली रीच करना चाहते हो तो भी आप मे बी अगर आपको मौका मिले तो मैं आप लोग को हेल्प करने में बहुत उतावला हूँ, श्योर। एंड बायो में मैंने NCERT आपको बता दी, मैंने आपको यूज़फुल टॉपिक्स बता दिए। एक आध और टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। काफ़ी उभरता हुआ बहुत मॉडर्न टॉपिक है। बायोटेक्नोलॉजी से ऑल्दो NCERT से बाहर ज़्यादा नहीं जाते हैं नीट में, बट एम्स में थोड़ा आगे जाना पड़ता है। तो फॉर दोज ऑफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एम्स, आई बिलीव कि आप बायोटेक्नोलॉजी एंड थोड़ी बहुत जेनेटिक्स में आप थोड़ा बाहर जा सकते हो। बट फॉर दोज ऑफ यू एमिंग फॉर सिलेक्शन, आई अगेन कि आप थोड़ा अपने आप को बाउंड रखो ना, एंड उसमें आप अपनी एक्सपर्टीज़ गेन करो, तो यू आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर सिलेक्शन। तो इसके साथ बायो का सेक्शन आई बिलीव ख़त्म होता है, एंड अब हम बात करेंगे अगले सब्जेक्ट्स की। एक्चुअली ये जो ऑर्डर मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप लोग अगर नोटिस करोगे, बायो, केमिस्ट्री एंड मैं अगला फिजिक्स की लास्ट बात करूँगा। दिस इज़ द सेम ऑर्डर इन विच आई गिव माई पेपर्स। मैं सबसे पहले अपने बायो के क्वेश्चंस करता हूँ, फिर केमिस्ट्री के, एंड देन फिजिक्स के। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो इट्स अ वेरी डाइवर्स टॉपिक। इसमें 3 ब्रांचेस होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। एंड आई बिलीव कि केमिस्ट्री को एक सब्जेक्ट कहना इज़ अ मिस नॉर्मल, क्योंकि इसमें 3 जो ब्रांचेस होते हैं ना, वो तीनों अलग अलग टाइप के होते हैं। इनऑर्गेनिक, जिसको बहुत लोग बायो से ही कंपेयर कर देते हैं कि इसमें तो बहुत रटना होता है, जिस पर मैं आगे कहूँगा। एंड इसमें ऑर्गेनिक होता है जो कि बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत इंटरेस्टिंग होता है, पर्सनली मेरा फेवरेट ब्रांच है। एंड देन देयर कम्स फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि आधे लोग इसको फिजिक्स के बराबर ही मान लेते हैं। तो चलिए एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मैंने बहुत लोगों से सुना है, एंड आजकल कुछ शोज़ जो यूट्यूब पे हैं, आई थिंक सम ऑफ यू नो विच शो आई एम टॉकिंग अबाउट, इन्होंने ऐसा बना दिया है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर नहीं आती तो छोड़ दो। मैं कहता हूँ कि यार, अगर आपसे NCERT ही हो जा रही है तो वो आपको 80 और मे बी 90% ऑफ द टॉपिक्स दैट एक्चुअली कम इन द पेपर वो आपका प्रिपेयर्ड रहेगा। इनऑर्गेनिक इज़ अ वेरी वास्ट थिंग। अगर आप NCERT के बाहर जाओगे तो आपको इतना कुछ मिलेगा, उसमें से कितना कुछ आपको समझ नहीं आएगा, कितना कुछ आपको याद नहीं रहेगा, तो आप डर जाओगे। तो एज लॉन्ग एज यू आर कवरिंग दी होल NCERT एंड मे बी अ फ्यू एक्सेप्शंस और सम मोर थिंग्स जो आपको आपके टीचर्स आई होप बता देते हों, तो ये सब मोटा मोटा आपके लिए, नीट के लिए, आपको इनऑर्गेनिक में प्रिपेयर कर सकता है। इनऑर्गेनिक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया इनऑर्गेनिक में क्या पढूं, क्या रटना है, उसमें तो सब रटना होता है, मैं इनऑर्गेनिक में खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ। इस अच्छा तो छोड़ दें, पता नहीं क्या आ जाता है, कितने एक्सेप्शंस है। तो गाइस, इनऑर्गेनिक कोई भी चीज़ अगर आप मेहनत करके 2 साल पढ़ो ना, तो बाय द एंड यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि आपको लगेगा ही नहीं कि यार कहाँ से पूछ दे, जहाँ से भी पूछ दे आएगा आपको। एंड एज लॉन्ग एज यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट, अगर एक भी ऐसा क्वेश्चन मिले जो आपको नहीं आ रहा है ना, तो अगेन मेजॉरिटी को भी नहीं आएगा। तो अगेन मोर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है कि अगर आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाए एक्चुअल एग्जाम में, तो आप होप लूज़ ना करो। एंड एज लॉन्ग एज वी आर टॉकिंग अबाउट मॉक पेपर्स, तो उसमें तो आपको कॉन्फिडेंस लूज़ करनी ही नहीं चाहिए अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बिकॉज अगर कोई क्वेश्चन उसमें आपको दिखा जो आपको नहीं आता है, तो ये तो और अच्छी बात है कि आपको एक और चीज़ मिल गई जो आपको 2 साल की प्रिपरेशन में नहीं मिली, आप एक और चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो। एंड इनऑर्गेनिक में बुक्स की तो मैं क्या बात करूँ, मैंने पर्सनली भी NCERT के अलावा कोई बुक नहीं लगाई थी। एंड पर्सनली मैंने भी आकाश से कोचिंग की थी, तो मैंने उसकी मॉड्यूल से भी इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ा था। एंड इन दोनों के अलावा आई नेवर वेंट आउट फॉर इनऑर्गेनिक।
बिकॉज मानना, बहुत लोग कहते थे कि मैंने JD ली लगाई है, मैंने ये बुक लगाई, मैंने वो बुक लगाई। आई बिलीव कि यार मैंने पेपर्स देखे हुए हैं पहले के नीट के, कोई भी मुझे ऐसा क्वेश्चन तो मिला नहीं यार कि जो NCERT के बाहर से हो। एंड अगर बाहर से होगा तो आई बिलीव कि उसमें इतना कॉन्सेप्ट तो होगा जो आप लगा लोगे। एंड इसके बाद में भी आप में से बहुत लोग सोच रहे हो कि आपको 1-2 क्वेश्चन 2015 के नीट में, या फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो ट्रांस इफेक्ट, जॉन टेलर इफेक्ट, इन सब के क्वेश्चंस आपको दिखे होंगे। आई नो दैट, एंड वो NCERT के बाहर भी है। बट गाइज आई बिलीव कि जो आप लोग में डिटेल्ड नीट के बारे में जानते हो, वो ये भी जानते होंगे कि वो क्वेश्चन कितने प्रेशर में टीचर्स एंड प्रोफेसर्स ने बनाया था, एंड वो क्वेश्चन में मेरिट भी बहुत नीचे गई थी। तो एज लॉन्ग एज NCERT के बाहर चीज़ें आ रही हैं, आपको भी नहीं आएगी मे बी, एंड और किसी को भी नहीं आएगी। जिन कुछ लोगों को आएगी, ओके, दे विल गेन द एज, बट आई बिलीव कि पढ़ाई जब तक एफिशिएंट है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने दिन के 10 घंटे में 80% ऑफ द सिलेबस कवर कर सकते हो, तो दैट इज़ बेटर दैन गोइंग फॉर द अदर 20% इन 14 आवर्स ऑफ योर डे। आप खुद ही अपना इनपुट आउटपुट रेशियो कंपेयर कर सकते हो। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु थिंक दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द 80%, गो फॉर इट। आप एक्स्ट्रा मेहनत अगर करना चाहते हो तो आप एकदम करो। इनऑर्गेनिक में मैं क्या बताऊँ गाइस, मे बी ठीक है, थोड़ा रटना पड़ता है, एंड ये ठीक है मेरे हिसाब से भी, मेरे लिए भी ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसे आप प्यार कर सकते हो। बट गाइस ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन इससे भी आते हैं नीट में। सो आई थिंक कि जैसे कहते हैं ना, अगर कोई दवाई कड़वी है तो उसको बस निकल जाओ, क्योंकि निकलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस केस में नीट के मार्क्स हैं, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द पेन यू हैव टू गो थ्रू फॉर प्रिपेयरिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड मे बी हम लोग इसको थोड़ा ज़्यादा ही विलन बना देते हैं जितना ही एक्चुअली है। अगर आप, जैसा मैंने कहा, NCERT से अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो एटलीस्ट यू हैव डन समथिंग फॉर इनऑर्गेनिक एंड यू हैव नॉट लेफ्ट इट कम्प्लीटली। एंड ठीक है, और क्या बात करें, चलिए नेक्स्ट ब्रांच पे चलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड आप देख सकते हो मेरे चेहरे से कि मैं खुश हूँ इस टॉपिक के बारे में बात करते हुए, बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट टॉपिक। मैंने पर्सनली, अगर मैं एग्जैक्ट डेट्स आपको बताऊँ तो महीना था अक्टूबर का, साल था 2018। मैंने सिर्फ 1 महीने सिर्फ ऑर्गेनिक प्रिपेयर की थी। अपनी लाइफ की बात अगर आपको मैं बताऊं, मैंने फील किया कि यार ठीक है, ऑर्गेनिक को कोचिंग्स भी बहुत हैज़र्ड वे में चलाती हैं, तो क्या पता चलो कुछ टाइम निकाल लेते हैं एंड ऑर्गेनिक की ऐसी प्रिपरेशन कर डालते हैं कि जो मेरा कॉन्फिडेंस रहेगा ना, उससे जो कि मेरे को कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली जो गेन हो रही है वो तो हो ही रही है, साथ में कभी दोबारा ऑर्गेनिक की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो ये तो मेरी कहानी थी। चलिए आप बात करते हैं कि हम आप ऑर्गेनिक के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ वास्ट टॉपिक जिसमें GOC आते हैं, आपके मैकेनिज़म्स आते हैं, एंड मोर और लेस बहुत टीचर्स का भी कहना है कि ऑर्गेनिक में जो चीज़ें आप पहले से नहीं जानते हो वो आप क्वेश्चन देख के नहीं सोच सकते हो। बट गाइज ऑन द कॉन्ट्रारी, मैं कहना चाहूँगा कि आप एक वेल एजुकेटेड गेस्ट तो ऑर्गेनिक में मार ही सकते हो। एंड अगर आप मैकेनिज़म्स भी पढ़ो ऑर्गेनिक के डेप्थ में, दिस इज़ फॉर द बेटर स्कोरर्स आउट देयर। अगर आप मैकेनिज़्म हर एक रिएक्शन का पढ़ रहे हो, मे बी रिएक्शन आपके सिलेबस का हो या ना हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप थोड़े हाई लेवल की बुक्स उठाओ, आप और मैकेनिज़म्स पढ़ो, एंड उन मैकेनिज़म से आप जितनी नॉलेज गेन करते जाते हो ना, आपको वो बाद में काम ही आएगा। बिकॉज जैसा मैंने कहा कि आपको प्री नॉलेज होनी चाहिए क्वेश्चन लगाने की, तो मैकेनिज़म्स आर नॉट समथिंग यू मग अप, वो आप एक बार देखते हो तो आपको हमेशा याद रहता है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इवन दो उसमें थोड़ा प्री नॉलेज चाहिए होती है, इवन देन इट इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट, एंड अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा उस एग्ज़ाम में। एंड अगर मैं एज अ होल केमिस्ट्री के टाइम मैनेजमेंट की बात करूँगा तो आई बिलीव कि इनऑर्गेनिक तो अगेन बायो के से कंपेयर करें अगर, तो इनऑर्गेनिक भी ऐसा टॉपिक है जो बायो की तरह, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप 15 सेकंड में कर लो, और नहीं आता है तो गो थ्रू दैट, गो फॉर दैट अगेन लेटर इन द एंड इफ़ यू हैव टाइम। बट ऑर्गेनिक मेरा मानना है कि एक ये ऐसा टॉपिक है ना कि अगर आपको ये चीज़ नहीं भी आती होगी तो आप 15 to 20 सेकंड्स में उसको लगा के आगे बढ़ जाओगे। बट अगर आपको नहीं भी आती हो तो आप लास्ट में इस पे ज़्यादा टाइम लगाओ एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक और बायो, तो क्या पता आप आंसर निकाल भी सकते हो जिस पे आप कॉन्फिडेंस रखोगे। ऑर्गेनिक, फिज़िकल एंड फिज़िक्स, ये 3 चीज़ें हैं जिसमें अगर आप कॉन्फिडेंस रखो एंड लास्ट में सोच के मे बी अगेन उस क्वेश्चन पे आओ लास्ट में, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप लोग उस पर क्या पता सही आंसर लगा लो। सो ऑर्गेनिक इसीलिए अगर आप बेटर प्रिपेयर करते हो ना अपने प्रिपरेशंस में, तो क्या पता आप 100% उसमें स्कोर कर सको। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT की बात करूं तो कुछ ऐसे डेटाज जो कहते हैं ना, जो डेटाज NCERT में दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड खासकर मैं ये कहना चाहूँगा ऑर्गेनिक के लिए, जो कि मुझे अभी भी एक एग्जांपल याद है, हैलो एल्केन्स की हम लोग बात करें अगर, तो उसमें एक चीज़ है डाइक्लोरोबेंजीन्स की, उसमें डेटा दिया है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। एंड मैंने अपने पर्सनली 2 साल में इसको
पलटते पलटते ऐसे नोटिस किया था, एंड ये सेम क्वेश्चन गाइस आ चुका था एम्स, मेरे एम्स में। एंड आई बिलीव कि ये सब जो छोटी चीज़ें होती हैं जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं कि नहीं यार ये तो कहीं नहीं आ सकता, ये तो आ ही नहीं सकता, तो गाइस एनसीईआरटी में आप किसी भी चीज़ के लिए अगर ये कह रहे हो ना तो आप गलत हो। मेरे एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी जो कि पीसीएमबी का है, जो कि अगेन आई थिंक यू गाइज नो हिम, भाविक बंसल, सेकंड रैंकर ऑफ नीट, जो कि मेरे से एक रैंक आगे है। ओके वी आर क्लोज फ्रेंड्स, बट उससे मेरी बात हो रही थी कि जेई मेंस में एक बार एक क्वेश्चन आ गया था मेटलर्जी का, फॉर दोज ऑफ यू हु आर इन 12th और टारगेट। एक कहानी दी है उसमें कि कैसे एक वॉशर वुमेन ने फ्रॉथ फ्लोटेशन की प्रोसेस का खोज किया। एंड गाइज द क्वेश्चन आस्क्ड इन जेई वाज अ वुमेन ऑफ विच प्रोफेशन डिस्कवर्ड फ्रॉथ फ्लोटेशन। एंड ओके बहुत लोग अभी आप में से शॉक्ड होंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। सो एनसीईआरटीज़ में आपको इसमें आई थिंक कि इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि एनसीईआरटी रटी रहनी चाहिए, बट एनसीईआरटी को आपको एज अ स्टोरी बुक पढ़ो ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा, आपको वो चीज़ें भी मिल जाएंगी जो चीज़ आप में भी अगर उसको एकदम एक लेबर की तरह पढ़ो तो आप इग्नोर कर दो। आप खाली मेन स्टडी मटेरियल पढ़ के सब कुछ और इग्नोर कर रहे हो ना, तो क्या पता आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इग्नोर हो रहे हो। एनसीईआरटी के टेबल्स, एनसीईआरटी की स्टोरीज़, एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शंस एंड लोगों के बारे में जो उसने कहा है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंपॉर्टेंट ना भी हो तो आई बिलीव कि अगर आप 5 मिनट इनके लिए भी निकाल लो ना अपने टाइम से, तो आप एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में ही पढ़ोगे। एंड बाय चांस अगर वो सेम क्वेश्चन आपके आ भी गया एग्ज़ाम में, तो वो सोने पे सुहागा कहते हैं ना, वो भी हो गया। अगर मैं टाइम की बात करूँगा कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कितने जल्दी या कितने लेट से लगने चाहिए, तो फॉर द रिएक्शंस जो आप पहले से जिनके मैकेनिज्म पढ़ चुके हो, एंड नॉन रिएक्शन जैसे जीओसी वाले कहते हैं ना जिनमें आपको ऑर्डर में लगाना हो, तो एंड आइसोमर्स वाले जिन पे मैं लास्ट में डील करूँगा, बट अलग अलग टाइम के क्वेश्चंस होते हैं। ऑर्गेनिक में बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, तो आई बिलीव कि हर वैरायटी को एक डिफरेंट टाइम दिया जाए तो ही अच्छा है। मेरे सर थे जिन्होंने मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई, उनका मानना था कि आइसोमर्स के क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है नंबर ऑफ आइसोमर्स, उस क्वेश्चन को आप पेपर के लास्ट में लगाओ ना तो ही अच्छा है। बिकॉज अगर आप जल्दीबाजी में उसको बीच में लगाओ एंड मे बी ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आप उसमें 1-2 आइसोमर कम पे गलत ऑप्शन लगा दो ना, तो आपको बहुत लॉस होगा। इससे अच्छा आप उस क्वेश्चन पे सर्कल कर लो, आप उसको लास्ट में अटेंड करो, जिसमें आप थोड़ा और टाइम दे सको ये सोच के कि क्या पता कुछ और आइसोमर्स हो। ये तो मैं थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया, बट अगर हम रिएक्शन बेस की बात करें तो अगर वो रिएक्शन आपको आता है तो वो उसका आंसर आप मे बी अ फ्यू सेकेंड्स 10-15 सेकेंड्स में ही लगा लो। एंड जो आपको नहीं आता है अगेन आप उसको लास्ट में डील करो एंड उसमें थोड़ा और दिमाग लगाओ। बिकॉज एक वेल एजुकेटेड गेस ऑर्गेनिक में सही हो सकता है। इन ऑर्गेनिक एंड बायो की आप गारंटी नहीं ले सकते हो, बट ऑर्गेनिक में इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर ऑर्गेनिक आप उसमें एक वेल एजुकेटेड गेस भी लगा सकते हो। एंड टाइम की अगर हम बात करें केमिस्ट्री एज अ होल, तो आई बिलीव मेरे टीचर्स का कहना था कि 50 मिनट्स टू 1 आवर से ज़्यादा आपका केमिस्ट्री में नहीं लगना चाहिए। एंड अगेन अगर मेरी पर्सनल बात करें तो अगर मैंने 1.25 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया था, तो आई डोंट थिंक कि मैंने 20 मिनट से ज़्यादा केमिस्ट्री में दिए थे। इस साल का पेपर भी थोड़ा सा आसान था। एंड केमिस्ट्री, फिज़िकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आपको इतनी वैरायटी देती है ना कि अगर आप इस सब्जेक्ट से प्यार करो तो आप 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, मतलब आप बस इतनी स्पीड से करो ना उन क्वेश्चंस को छोड़ के जो आपको नहीं आते, तो यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एंड आपका पेपर आधा से ज़्यादा कब ख़त्म हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे ब्रांच की केमिस्ट्री के, जो कि है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री जो कि हम कहते हैं कि फ़िज़िक्स का ही छोटा भाई है। आप जब 11th में घुसते हो तो आप सीखते हो कि मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब फिज़िकल केमिस्ट्री है, जो कि बच्चे को बहुत इंटिमिडेट कर देता है। एंड बच्चा बहुत डर जाता है कि यार ये चैप्टर्स तो इतने टफ है। बट गाइस पर्सनली अगर मैं कहूँगा मोल कॉन्सेप्ट, तो इट इज़ एट द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो एक ऐसा टॉपिक है जिसने बेसिकली फिज़िक्स के 12th के आखिरी के 3-4 चैप्टर्स को मिला के एक में डाल दिया है। तो अगर आप ये सब धीरे धीरे पढ़ो, क्योंकि इनिशियली आप धीरे धीरे पढ़ते भी हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है स्टूडेंट्स के लिए वो रहती है एफिशिएंसी। गाइस एज लॉन्ग एज आपका इनपुट आउटपुट रेशियो इज़ गुड, आप एक एफिशिएंट हो अपनी पढ़ाई में, तो आप दिन में 18 घंटा, 14 घंटा, आई डोंट नो हाउ एब्सर्ड दिस साउंड्स, बट दिस साउंड्स वेरी एब्सर्ड टू मी कि कोई 14 घंटे दिन में पढ़ रहा है। गाइस 8 घंटा तो आपको सोना चाहिए। अगर आप 14 घंटे पढ़ रहे हो तो आप देख लो 2 घंटे में आपको बाकी सब हटाना, वेरी एब्सर्ड। तो एज लॉन्ग एज यू आर स्टडिंग एफिशिएंटली फॉर इवन 5 to 6 आवर्स, वो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड आई बिलीव सम ऑफ यू गाइज नो व्हाट आई मीन बाय एफिशिएंट। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, लेट मी टेल यू, पढ़ाई जो कि खासकर पेरेंट्स या फिर नेबर्स के एंगल से देखी जाए, तो पढ़ाई का डेफिनेशन होता है
कि अगर बच्चा कुछ और नहीं कर रहा है, अगर वो फ़ोन पे नहीं है, अगर वो बाहर जाके दोस्तों के साथ नहीं खेल रहा है, कूद रहा है, एंड वो घर पे अपने रूम में है, तो बिना देखे भी पेरेंट्स या नेबर्स गैस कर लेते हैं कि क्या पता वो बच्चा पढ़ रहा हो या मेहनत कर रहा हो। बट असलियत में ये हो सकता है कि वो बच्चा अंदर ही है, उसने पढ़ाई कर ली है, उसका कुछ और करने का मन नहीं कर रहा, वो एकदम थका हुआ है एंड वो चाहता है कि वो बाहर जाए, वो कुछ और करे, वो अपने इंटरेस्ट का कुछ करे, तो वो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग उसको जज करेंगे। तो गाइज़, दिस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। मैं पर्सनली अपने 2 साल मैंने अपनी सोशल लाइफ नहीं छोड़ी थी, उतनी कम ऑब्वियसली मैंने की थी, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट। एंड मेरा सबसे बड़ा टिप यही रहेगा, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ केमिस्ट्री से, बट मेरा सबसे बड़ा टिप आपको यही रहेगा कि अगर आप कुछ चीज़ों में अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ इंटरेस्टेड हो, सो दैट इज़ नॉट अ क्राइम गाइज। अगर आप उसमें भी थोड़ा अपना टाइम दे रहे हो, जो कि आप एनीवेज दोगे 24 घंटे का अपना थोड़ा टाइम ब्रेक्स में, आप उसको एक डिस्ट्रक्टिव जगह के देने की जगह आप एक प्रोडक्टिव जगह दे रहे हो जिसमें आपको एक्चुअली में इंटरेस्ट है, एंड क्या पता वो बहुत ही प्रोडक्टिव चीज़ भी हो जो आपको फ्यूचर में व्हेन यू बिकम अ डॉक्टर, व्हेन यू हैव एन एस्टैब्लिश्ड लाइफ, तब आपके काम आए। तो अगर मेरा मानना है कि अगर आप 24 घंटे से 2 घंटा या 1 घंटा ब्रेक लेते हो किसी और चीज़ का, जिसमें आप बस लेटे रहते हो घर पे ये सोच के कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, तो आप उस 1 घंटे में वो ही चीज़ कर लो ना जो आपको बहुत पसंद है। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ अ वेरी डाइवर्स टॉपिक, जिसमें 12th में कुछ थियोरेटिकल चैप्टर्स भी आ जाते हैं जैसे सरफेस केमिस्ट्री, बट इनिशियल 11th की चैप्टर्स की मैं बात करूँगा, जो कि खासकर इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये 2 चैप्टर्स मैंने देखा है खुद अपने जूनियर्स एंड बैचमेट्स में कि ये चैप्टर्स बच्चों को कोर तक डरा देता है। बट गाइज, अगर आप इन 2 चैप्टर से डरते हो तो आई बिलीव कि अगर आप थोड़ा और टाइम इसमें दे दो, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसकी वेटेज कम हो, इसकी भी बहुत अच्छी खासी वेटेज होती है अच्छे एग्जाम्स में। तो अगर आप इस टॉपिक में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहे हो ना, तो क्या पता वो आपको लिए बाद में फ्रूटफुल रहे। तो फॉर थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम मैं कहना चाहूँगा गाइज, थोड़ा और आप इसमें टाइम दे दो, थोड़े अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो ताकि बाद में आपको इसका फल मिले। एंड 11th में, अब चलिए 12th में देखते हैं कि सॉल्यूशंस एंड 1-2 और ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं, मोर और लेस वो भी काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स। सो ओवरऑल अगर आप 11th में जी फाड़ के मेहनत करते हो, अच्छे से मेहनत करते हो, तो आपको 12th में उसका रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे कि 12th में आके थोड़े टॉपिक्स ईजी हो रहे हैं। एंड अगर आपने 11th में इतने बड़े चैलेंजेस को ओवरकम किया है, तो आपको 12th में दिखेगा कि हाँ, ये तो मैं और अच्छे से कर सकता हूँ। एंड यही चीज़ आपको सिर्फ केमिस्ट्री के लिए या फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नहीं, खासकर फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में भी पर्सनली 11th इज़ मोर हार्डर और इट्स हार्डर एज़ कम्पेयर टू 12th। तो अगर आप 11th में, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि 12th में आके वो मेहनत करना चालू करते हैं, बट गाइस अगर आप 2 साल मान चुके हो कि आपको प्रिपेयर करना है, तो आप उन 2 साल में पहला साल अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हो तो उसके फ्रूट्स आपको सेकेंड ईयर एंड फाइनली नीट के रिजल्ट में भी मिलेंगे। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री में टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं। मुझे याद है कि मैंने जब अपने बड़े भाई के साल वाला नीट पेपर खुद दिया था, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था राइट-बर्ग फॉर्मूले से, एंड मैं यही सोच रहा था कि यार 3 घंटे की नीट में ये क्वेश्चन मेरा कितना टाइम खा सकता है, 2 मिनट 3 मिनट, बिकॉज इट्स अ वेरी हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट वेरी हार्ड बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला जिसमें आपको कैलकुलेशंस बहुत करनी पड़ती हैं। तो ये मेरे को भी हल्का सा डरा दिया था इस चीज़ ने। बट गाइस, फिजिकल केमिस्ट्री में ओके, मे बी 45 में से 5 क्वेश्चंस आपको ऐसे 5-6 मिल जाएंगे जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन रहेगी। तो गाइज, एज लॉन्ग एज यू आर 100% क्लियर कट ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड आपको पता है कि आपको इसमें एग्जैक्टली क्या करना है, गो फॉरवर्ड, डू इट एट द स्पॉट। बट अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें कैलकुलेशन तो बहुत है ही एंड इसके अलावा आपके कॉन्सेप्ट भी उतने क्लियर नहीं है, तो क्या पता आप गलत राह पे चले जाओ। तो अगेन मैं कहूँगा कि आप इस क्वेश्चन में अभी टाइम बचाओ एंड इसको एंड में डील करो। आप सोच रहे होगे कि मैं हर चीज़ को बोल रहा हूँ कि एंड में ही डील करो, तो आप ये एक चीज़ आप ये भी नोटिस करोगे कि अगर आप 180 क्वेश्चंस में से इवन 30 और 40 क्वेश्चंस भी आप एंड में डील करो ना, तो एक फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपके वो 140 क्वेश्चन जो हो चुके होंगे ना, वो 1 आवर 45 मिनट्स टॉप्स में हो चुके होंगे। तो ऐसा नहीं कि वो 40 क्वेश्चन जो आप छोड़ोगे उनके लिए आपको 5 ही मिनट मिलेगा। अगर आप 140 क्वेश्चन जो आप कॉन्फिडेंटली लगा रहे हो एट अ गो, तो वो 140 क्वेश्चन आप तुरंत लगा चुके होगे एंड वो 40 क्वेश्चंस के लिए आपके पास इतना ज़्यादा टाइम मिलेगा कि आप बहुत खुश रहोगे। एंड ये चीज़ मैं चाहूँगा कि आप लोग मॉक पेपर्स में ही पहले ट्राई कर लो, ताकि आप ऑब्वियसली एट वंस आप नीट में ये चीज़ ना ट्राई करो तो ही अच्छा है। तो आप अपने पेपर्स में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रैटेजी ट्राई करो। मैं पर्सनली पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स करता था। आप लोग एक अपना स्ट्रैटेजी भी उसके लिए चूज़ कर सकते हो, बिकॉज एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। किसी को फिजिक्स क्या पता पहले करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस अचीव हो रहा हो, तो वो आप अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे अपने टिप्स शेयर करने आऊँ, तो दिस वाज माय टिप एंड इसी के साथ आई गेस फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म करते हैं एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट।
तो चलिए अब मैं आ रहा हूँ तीसरे एंड फाइनल सब्जेक्ट पे, जिसका मेरे हिसाब से आप में से कई लोग को बहुत इंतज़ार होगा, जो सबसे डरावना भी होता है बच्चों के लिए एंड सबसे इंटरेस्टिंग भी होता है। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ फ़िज़िक्स की। अगर मैं बात करूँ, मैं अपने फ़िज़िक्स की अगर बात करूँ तो मेरे नीट में 180 आउट ऑफ 180 आए थे एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट। एंड मैं भी बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करना भूल गया, बट मेरे 345 आउट ऑफ 360 आए थे बायो में एंड 175 आउट ऑफ 180 आए थे केमिस्ट्री में। तो फिज़िक्स की ही हम बात करते हैं कि मेरे अगर 180 आउट ऑफ 180 आए फिज़िक्स में तो वो कैसे आए। फिज़िक्स के बारे में मैं क्या बताऊँ गाइस, मैंने इतने अलग अलग टाइप के बच्चों को देखा है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार फ़िज़िक्स तो मेरे से होती ही नहीं, फ़िज़िक्स में तो मेरे नंबर ही नहीं आते, मैं कैसे करूँ फ़िज़िक्स। एंड वहीं मैंने दूसरे टाइप के लोगों को देखा है कि जो अपने दिन में अगर 10 घंटे पढ़ते होंगे, 8 घंटे पढ़ते होंगे, तो 8 में से 7.5 घंटे वो सिर्फ फिज़िक्स पढ़ते हैं। एंड ये एक बात मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, जो कि मैं अभी कहने वाला हूँ। ये दोनों टाइप के बच्चे जो है ना, इन दोनों के ऑलमोस्ट सेम नंबर आते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी फ़नी थिंग, बट स्टिल अगर आप सोचोगे कि इन दोनों की पर्सनैलिटीज़ में डिफरेंट क्या है, तो लेट मी टेल यू कि जो बच्चा बहुत फ़िक्र करता है ना, एंड जो बच्चा बहुत तैयारी करता है एक सब्जेक्ट के लिए, तो वो दोनों ही उस टाइप के बच्चे होते हैं जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में थोड़े वीक होते हैं। एंड मेरा मानना है कि दोनों का ही अप्रोच थोड़ा गलत है गाइस। अगर आप अपने टीचर से बात करो, अगर इफ़ यू हैव अ वेरी नाइस टीचर, एंड आप टीचर से ना भी बात करो, आप खुद ही थोड़ा एनालाइज करो, तो क्या आपके हिसाब से फ़िज़िक्स में अगर आप 180 में से, फॉर दोज ऑफ यू हु आर एट एन एवरेज लेवल, अगर आप 100 या 120 नंबर स्कोर कर रहे हो, तो डू यू गाइज रियली थिंक कि आप उसमें अगर अपने मेहनत ट्रिपल कर दो, दिन में 4-5 घंटे और फिज़िक्स में डाल दो, एंड आप खुद भी अपने एम्स रखोगे, तो आई डोंट थिंक कि अगर आप 100 या 120 ला रहे हो तो आप 150 से ऊपर रखोगे। तो डू यू गाइज रियली थिंक कि अगर रोज़ की 4 घंटे की मेहनत आपको सिर्फ 30 नंबर एज अ गोल, आपका गोल जो कि आप अचीव करो या ना करो वो भी नहीं पता है, तो एज अ गोल अगर आप सिर्फ 30 नंबर के लिए रोज़ 4 घंटे दे रहे हो, तो डू यू गाइज रियली थिंक दैट इज़ एफिशिएंट। एंड मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनके मान लीजिए अगर ओवरऑल आ रहे हैं 450 नंबर आउट ऑफ 720, एंड उसमें से 150 आ रहे हैं, 450 नहीं, चलिए 500 बात करते हैं, अगर उनके 150 उसमें केमिस्ट्री में आ रहे हैं तो 350 बचे। 350 में अगर उनके आ रहे हैं 100 नंबर या फिर 120 नंबर फिज़िक्स में, तो बचे 230, एंड वो 230 गाइस उनके सिर्फ बायो में सिर्फ 230 आ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो ये कहना है कि अगर आप सिलेक्शन के लिए थ्राइव कर रहे हो तो बायो शुड बी अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। बायो एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलवाती है। एंड फॉर दोज ऑफ यू जो सोचते हैं कि जिनका सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का है, जिनको 580 590 ऑलरेडी आ रहे हैं मॉक पेपर्स में, तो उनको अगर फ़िज़िक्स में लग रहा है कि वो और एक्सेल कर सकते हैं, तो उन्हें अगर फ़िज़िक्स में और मेहनत की जाए ना, उनसे करवाई जाए या वो खुद करें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो लोग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 500 वाले, अगर वो फ़िज़िक्स पे इतना ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं या वेस्ट करते हैं या जो भी करते हैं, तो आई बिलीव कि यार वही टाइम अगर आप बायो में लगाओ ना, जैसे बहुत लोग रेशियो पे चलते हैं कि यार फिज़िक्स में मेरे 50 नंबर कटे, बायो मेरे 90 ही कटे, तो अगर मैं रेशियो देखो तो मेरे फिज़िक्स में ज़्यादा कट रहे हैं, क्योंकि डबल कर लो तो 100 कटे उसमें आउट ऑफ 360। तो ये चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि बायो इज़ कंपेरेटिवली अ वेरी इजी सब्जेक्ट एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स, एंड अगर आप उसमें भी ऑलमोस्ट उतने ही मार्क्स लूज़ कर ले रहे हो जितना आप फिज़िक्स में करो, सो यू आर, दैट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। चलिए हम बात करते हैं फिज़िक्स की एज अ सब्जेक्ट की, तो हम इसमें इन डेप्थ एनालिसिस में चालू करते हैं। एक बच्चा जब 11th में ज्वाइन करता है, मैं एक ऐसे बच्चे की बात करूँगा जो 11th से कोचिंग भी कर रहा है, बिकॉज मैंने भी पर्सनली वही की, तो मैं अपनी कहानी आपको बताऊँगा कि मैंने अपने पीयर्स को कैसे देखा है एक स्टोरी में। तो एक बच्चा जब 11th में चालू होता है तो उसके पहले चैप्टर्स आते हैं फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सिंपल चैप्टर्स हैं, एंड उसमें बच्चा सोचता है कि ठीक है क्या पता फिजिक्स थोड़ी ईजी हो, बट फिर आता है कैनेमैटिक्स, जो कि ऑल्दो कंपेरेटिवली मेरे हिसाब से काफ़ी इजी चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू जो आगे आएंगे चैप्टर्स, बट मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे उसी में इतना डर जाते हैं एंड इधर उधर भटकने लगते हैं कि भैया मैं इतनी बुक्स लगा ली, मैंने 10 बुक्स से लगा लिया फिर भी मेरे नंबर नहीं आ रहे। सो एच सी वर्मा सर की बुक मैंने अच्छे से पकड़ी थी, एंड इट वाज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी पर्सनली। एंड उसके अलावा मैंने बहुत लोग से मैंने सुना है या बहुत लोग ने खुद मुझे एडवाइस किया है एंड मेरे से पूछा भी है कि क्या फिज़िक्स की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक आपको बताऊँगा या एक चीज़ बताऊँगा बोथ्स के बारे में भी, कि अगर आप जब बोथ्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई बिलीव कि अगर आप उसमें भी फिज़िक्स की एनसीईआरटी पढ़ ले रहे हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं तो फ़ायदे आएगी। एंड जो लोग गाइड पकड़ लेते हैं बोर्ड्स के लिए, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा यार, जब आपको पता है कि बोर्ड्स में से उनके खुद के एग्जामिनर एनसीईआरटी से ही पेपर बनाएंगे, सो व्हाई आर यू गोइंग फॉर गाइड, जब आपके पास खुद ही वो एनसीईआरटी है, वही प्राइमरी बुक है जिससे अल्टीमेटली सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने पर्सनली बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे की थी, मैं किसी भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम या स्कूल के एग्ज़ाम से पहले 1 या 2 दिन पहले एनसीईआरटी उठाता था एंड एक बार पढ़ जाता था।
अब ऐसे ही एक बार ब्लॉक टेस्ट होते थे मेरे, एक बार हाफ ईयरली, वैसे ही सेकंड सेमेस्टर में एंड एक बार एनुअल। तो 11th में 4 बार, 12th में ऐसे ही 4 बार, जिसमें चौथा वाला एक्चुअल बोर्ड्स था। तो ऐसे ही मैंने मोरलेस 4 बार तो एटलीस्ट एक साल में वो NCERT एक चैप्टर करके पढ़ ही ली। एंड इसके अलावा जब मैं नीट में एक्चुअली नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने NCERT और पढ़ी ही होगी, खासकर केमिस्ट्री एंड बायो के लिए। तो आई गेस आप लोग ये फील ले पा रहे होगे कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि ठीक है, मैं मानता हूँ फिज़िक्स की NCERT कॉम्पिटिशन्स या फिर खासकर नीट के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल गाइस इट्स अ वेरी नाइस बुक एंड उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स इवन दो थियोरेटिकल क्लियर तो होंगे और बहुत अच्छे से होंगे अगर आप उसको पढ़ते हो। आई बिलीव एक्सपर्ट्स ने उस बुक को बहुत मेहनत से बनाया है एंड वो बुक ऑल्दो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत ही अच्छी है। एंड मुझे याद है मैं KVPY के कैंप में गया था, इट वॉज इन आइजर भोपाल, एंड वहाँ पे एक प्रोफेसर से मेरी मुलाकात हुई थी या बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप अगर फिज़िक्स की बुक को ना एक बार जब आपको 12th ख़त्म हो जाए तो आप 11th एंड 12th की NCERT को एक बार उठा के एक स्टोरी बुक की तरह पढ़ो ना, तो आपको वो बुक उतनी ही प्यारी लगेगी जितनी शायद आप में से कुछ लोगों को उससे अभी नफ़रत हो या आपको जितनी यूज़लेस हो लगती है। एंड ये बात बहुत सच है। मैंने अपने इन 2 सालों में भी फिज़िक्स की NCERT को एक स्टोरी बुक की तरह ही पढ़ा था, बिकॉज आई लव फिज़िक्स। ये मेरा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है या बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है एंड मैं बहुत प्यार करता हूँ इस सब्जेक्ट से, खासकर मॉडर्न या फिर मैकेनिक्स, जो कि 2 मेजर पॉइंट्स हैं दोनों सालों के। एंड गाइस अगर अभी डिटेल एनालिसिस में हम लोग इसके बाद थोड़ा देर बाद आएंगे एक्चुअल नीट के ओरिएंटेशन में, बट उसके अलावा भी गाइस मैं बहुत अच्छे से ये प्रमोट करना चाह रहा हूँ आप लोगों के बीच कि फ़िज़िक्स को आप एक ऐसी चीज़ की तरह ना देखो जो कि पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हर बंदा या हर आदमी, हर पर्सन अपने लेवल पे फ़िज़िक्स के लिए जितना अच्छा प्रिपेयर करे ना, दैट शुड बी एनफ फॉर हिम। एंड मैं ये आप लोग को एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर उसमें और एक्स्ट्रा टाइम देने के अलावा आप केमिस्ट्री या बायो में वो टाइम दो ना, अगर आप लोग को लग रहा है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो बायो में हर बार 360 में 360 ला रहा है या केमिस्ट्री में 180 में 180 ला रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसमें टाइम नहीं देगा, तो अब आप फिज़िक्स में ही जाओ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बट अगर आपको लग रहा है कि आप उसी टाइम का इंतज़ाम या इस्तेमाल जो कि आप फिज़िक्स में डालते हो वो आप डाल सकते हो अगर केमिस्ट्री एंड बायो में, तो आपको नीट के लिए बहुत फ़ायदा होगा। एंड अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये आज तक कोई और आपको क्यों नहीं बताई, आपने खुद क्यों नहीं रियलाइज़ किया। तो इसके लिए मैं एक और ट्रेंड आपको बताऊंगा कोचिंग्स या फिर स्कूल्स का, कि फ़िज़िक्स में कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो खासकर हम लोग मेडिकल वालों के लिए जो IIT के क्वेश्चंस होते हैं, आप देखते हो कि आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई पीयर ने उसने फ़िज़िक्स की बहुत हाई लेवल बुक लगा ली एंड वो उसका शो ऑफ़ कर रहा है, तो आपके दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो उसने जो शो ऑफ़ किया तो उसका एक जो सोशल लेवल बढ़ा है, एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको अफेक्ट करता ही करता है। दूसरी चीज़ आपके अंदर एक डर आ जाता है कि अगर उसने फ़िज़िक्स में इतनी हाई लेवल की बुक्स लगा ली तो क्या पता आपको भी लगानी पड़े। एंड ये दोनों ही चीज़ें एक बार आपके दिमाग में घुस गई ना, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट कर सकती हैं। गाइस मैंने भी फ़िज़िक्स के लिए ठीक है मैंने थोड़ा हाई लेवल प्रिपेयर किया था, बट उसके बिना भी आई कैन टेल यू कि नीट में खासकर एम्स में तो चलो मे बी मेरे काम आया हो थोड़ा, खासकर थ्योरेटिकल पार्ट, जो कि हम क्या पता कभी और मिलें या कहीं किसी और वीडियो पे बात करें, बट आज नीट की बात हो रही है। तो नीट में आप जितना बाउंड रह सकते हो, जितना आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पकड़ सकते हो, एंड आप IT एडवांस के क्वेश्चंस, DC पांडे, इरोडोव, इस टाइप की बुक से अगर आप दूर ही रहो ना, खासकर फॉर दोज ऑफ यू जो कि सिलेक्शन के लिए दौड़ रहे हो या सिलेक्शन से जस्ट पार हो, आप इन बुक्स के पीछे जितना दौड़ोगे आपकी टाइम उतनी ही जाएगी एंड क्या पता ये आपके लिए बहुत ही बुरी चीज़ बन जाए एंड तक। चलिए अब हम आप घुसते हैं फिज़िक्स की इन डेप्थ एनालिसिस में नीट के लिए। तो नीट में 45 क्वेश्चंस आते हैं फिज़िक्स के, एंड इस साल की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से, जो कि न्यूज़ के बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, फिज़िक्स के क्वेश्चन इस साल मेरे हिसाब से काफ़ी ईजी आए थे, जो कि न्यूज़ में मैंने देखा कि बच्चों का कहना था कि काफ़ी मुश्किल थी। मेरे ख्याल से वो ये कहना चाह रहे थे कि केमिस्ट्री एंड बायो से ज़्यादा मुश्किल थी फिज़िक्स, जो कि ऑब्वियसली होनी ही थी, बट एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स फिज़िक्स का पेपर इस साल बहुत ईजी आया था, जो कि अगले साल ना हो। तो मैं आपको ये तो कभी नहीं कहूँगा कि आप फिज़िक्स में लो लेवल के लिए प्रिपेयर रहो, आप इस साल से थोड़ा हाई प्रिपेयर्ड रहो, ये मेरी एडवाइस है आपको, क्योंकि यू नेवर नो फॉर द काइंड ऑफ पेपर विल बी। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो मैंने अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी आपको बताई थी कि मैं पहले बायो करता था, फिर केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स। तो मेरे हिसाब से फ़िज़िक्स एक ऐसा वॉइड है ना टाइम का, कि अगर आपको एक क्वेश्चन, खासकर अगर आप फिज़िक्स में, जो कि मैं भी पर्सनली लेता था, अगर आप फिज़िक्स में ईगो लेके चलते हो ना कि एक क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ये कैसे नहीं हो रहा है, ऐसा पॉसिबल भी कैसे कि अगर आपसे एक क्वेश्चन फिज़िक्स में हो रहा है। ये मैंने बहुत बच्चों में ये ट्रेंड देखा है कि अगर उनसे फिज़िक्स में एक क्वेश्चन ना हो ना, तो वो लोग
इतने हाइपर हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे से कैसे नहीं हो रहा है, वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन लोग के साथ पता नहीं उनके दिमाग पे क्या क्या चीज़ें बढ़ पाती हैं। एंड पैरेलली अगर देखा जाए, अगर उनसे केमिस्ट्री या बायो में एक क्वेश्चन ना हो तो वो लोग बोल देंगे ठीक है मैंने नहीं पढ़ा। तो गाइस, डू यू रियली थिंक दिस इज़ फेयर? क्योंकि अगर हम फिज़िक्स की बात करें, अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो दैट इज़ जस्ट वन क्वेश्चन। अगर आप उस क्वेश्चन पे ईगो लेके उसी पे अपने टाइम 15 से 20 मिनट वेस्ट कर दो ना, जो कि मैंने बहुत बच्चों को करते हुए देखा है, तो आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा बुरा आपके नीट एग्ज़ाम के लिए कुछ भी हो सकता है। अगर आप फिज़िक्स में एक क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये आपसे नहीं हो रहा है या मे बी आप एक रॉन्ग अप्रोच ले रहे हो, तो फिज़िक्स में अगर आप इस चीज़ को लास्ट में डील करो, इसके दो फ़ायदे हैं। आपका टाइम जो बचेगा वो तो बचेगा ही, प्लस आप अगर इसको लास्ट में देखोगे तो एक नए अप्रोच के साथ देखोगे, एक फ्रेश माइंड के साथ देखोगे। एंड मैंने बहुत ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं, जैसे आपके साथ मैंने शेयर किया कि मैंने बुक में एक बुक लगाई थी आउट ऑफ एनसीईआरटी। जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया है, मैंने एस सी वर्मा लगाई थी। तो मैं पर्सनल हैबिट से, एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं रात में एस सी वर्मा लगा रहा था तो हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन मेरे से ना हो रहे हों। एंड ठीक है, थोड़ा बुरा मे बी मेरे को लगा या थोड़ा डीमोटिवेटिंग था, बट मैं सोचा ठीक है यार कल देखेंगे। एंड कल सुबह गाइस, एंड दिस इज़ द रियल एक्सपीरियंस, कल सुबह जब मैं उठा या 1-2 दिन बाद मैंने उन क्वेश्चंस को फिर से देखा एंड मैंने कर दिए, मैंने वो क्वेश्चंस कर दिया। एंड दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड इसमें मैंने खुद सीखा कि यही चीज़ मैं एग्ज़ाम में भी लगा सकता हूँ कि अगर मेरे को शुरू में जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जो मेरे से 1 या 2 नहीं हो रहे हैं, उसको मैं अगर फ्रेश माइंड के साथ एंड में देखूँ ना, तो काफ़ी अच्छा चांस है कि अगर इफ़ यू हैव द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू डू इट, तो आप वो कर लोगे। कई बार होता है कि आप सेम मेथड या सेम चीज़ से उसको बार बार करने की कोशिश करते हो एंड आप 4 बार 5 बार कर चुके हो, तो एंड इसमें आपका 10 मिनट 5 मिनट टाइम जा चुका होता है एंड फिर भी आप नहीं कर पाते हो। एंड ये चीज़, आपका टाइम तो जाती ही जाती है, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत लूज़ होता है। तो गाइस, इस चीज़ को आप अवॉइड करो, जितना अच्छे से अवॉइड करो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। एंड अगर मैं फिज़िक्स के प्रैक्टिस और बुक्स एंड कैसे उसके बारे में पढ़ाई करनी है, तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। तो गाइस, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने पर्सनली फ़िज़िक्स में बुक्स से ज़्यादा पेपर्स लगाए थे, जो कि मैंने शायद पहले भी किसी सब्जेक्ट के लिए कहा हुआ है। पेपर्स लगाने से मैंने फ़ील किया कि मुझे इतने वैरायटी के क्वेश्चंस मिलते ना, वैरायटी बीइंग माय मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मेरा एक दोस्त है या मेरे कुछ दोस्तों से मैंने बात भी की, वो लोग कुछ पर्टिकुलर बुक्स इसलिए नहीं प्रेफर करते थे क्योंकि उसमें एक टाइप के क्वेश्चन 10 दिए रहते थे। एंड एक टाइप के क्वेश्चन अगर 10 उसमें दिए रहेंगे तो इससे 2 प्रॉब्लम्स है। पहले तो आपको बुक ही इतनी मोटी मिलेगी कि आप उससे डर जाओगे, एंड अगर आप किसी और के पास वही बुक देखोगे तो आप इस बात से और डर जाओगे कि अगर वो लगा रहा है तो मैं क्यों नहीं। तो इससे 2 काम हुए, एक तो आपकी कॉन्फिडेंस का जो लॉस हुआ वो तो हुआ ही, प्लस आपका टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एक क्वेश्चन को देख रहे हो एंड अगर आपको उसमें दिख रहा है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 5 बार 10 बार लगाए हुए हैं, एंड इफ़ यू गाइज आर रियली कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, एंड आई मीन रियली, बिकॉज बहुत लोग इसको एज एन एक्सक्यूज़ भी ले सकते हैं, ये तो हो जाएगा मेरे से, इसको करने की क्या ज़रूरत है। सो दैट इज़ नॉट वॉट आई एम ट्राइंग टू से। आई एम सेइंग कि अगर आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, बस वैल्यूज़ चेंज हो गई है, लैंग्वेज बदल गया है, तो गाइज डोंट वेस्ट योर टाइम, आप दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कर लो। आप ऐसी बुक्स उठाओ जिसमें आपको वैरायटी की बुक्स मिले। एंड फॉर दोज ऑफ यू, आप जो थोड़े हाई लेवल के हो, आई बिलीव कि अगर आप जेईई मेंस के भी पुराने पेपर्स लगाओ एंड जो और हाई लेवल के वो एडवांस के लिए भी जा सकते हो। मैंने पर्सनली एडवांस के ओरिएंटेशन में ज़्यादा तो नहीं लगाई, जस्ट फॉर फन मैंने कभी कभी कुछ पेपर्स उठा लिए थे। तो जो लोग बहुत हाई लेवल की प्रिपरेशन रखना चाह रहे हैं, जो कि मैं कहूँगा कि आपकी लास्ट पर प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिकॉज मैंने आपको पहले ही ये फंडा एक्सप्लेन किया हुआ है कि बायो एंड केमिस्ट्री हाउ दे कैरी मोर मेरिट एंड मोर एफिशिएंट मार्क्स दैन फिज़िक्स। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बायो एंड केमिस्ट्री में अपने टॉप प्रायोरिटी या अपने टॉप कैपेसिटी पे पहुंच चुके हो, कैपेसिटी पे, तो आप फिज़िक्स में अगर और मेहनत करना चाहते हो तो दीज आर द ट्रिक्स, कि अगर आप एडवांस के या फिर मेंस के पेपर्स लगाओ तो आपको बहुत वैरायटी क्वेश्चंस मिलेंगे, बिकॉज उसमें बहुत इनोवेटिव क्वेश्चंस डाले जाते हैं। एंड एक ये छोटा मोटा ट्रेंड मैंने देखा है कि नीट में कुछ क्वेश्चंस या पीएमटी में कुछ क्वेश्चंस जेईई से भी आ जाते हैं थोड़े मॉडिफाई करके। तो ये भी एक टिप है आप लोगों के लिए। एंड बुक्स के लिए बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया आपने कौन सी बुक लगाई, तो इस हैबिट को मैं पर्सनली बहुत डिस्करेज करता हूँ, बिकॉज जस्ट बिकॉज मैंने एक बुक लगाई दैट डज़ नॉट मीन कि मेरे अगल बगल या मेरे से आगे जो फर्स्ट रैंकर है, जो सेकंड रैंकर है, उन्होंने भी वही बुक्स लगाई हों, एंड जो मेरे से पीछे हैं वो भी ज़रूरी नहीं है। एंड दैट इज़ वाई आई हैव टू टेल यू गाइज कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो किसी भी बुक से मिले, इंटरनेट से मिले, टीचर से मिले, पेपर के थ्रू मिले, इन्फॉर्मेशन इज़ इन्फॉर्मेशन एंड यू गेट इट इन एनी फ्रॉम एनी सोर्स और इन एनी टाइप। तो अगर गाइज आप लोग उस इन्फॉर्मेशन के पीछे भाग रहे हो ना, तो आपको वो बुक का ब्रांड एंड पब्लिशर से मैटर नहीं करता है। अगर आपको कोई एक ऐसा वर्ड मिल रहा है बायो में जो आपको नहीं पता, आप उसको गूगल कर लो। आपको कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिल रहा है जो आपको नहीं समझ आ रहा है केमिस्ट्री में, आप उसके बारे में ऑनलाइन रिसर्च कर लो, नहीं तो आप अपने टीचर से पूछ लो। एंड सेम गोज़ विद फिज़िक्स, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है
तो आप उस पर थोड़ी और मेहनत करो। अगर आपको लग रहा है अब ये नहीं हो पाएगा तो उस ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट करने से अच्छा है कि आप किसी टीचर से उसकी बात कर लो या आप उसको गूगल पे ही देख लो। एंड दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ फॉर यू गाइस। मैं एक एक्सक्यूज़ नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन के पीछे मेहनत ना करें। आप उस पर पूरी मेहनत डालो। अगर आपसे वो एक हफ्ते में भी नहीं हो रहा, आप उसको फ्रेश माइंड से देखो, तब आप एक टीचर के पास जाओ तो ही बेहतर है। अगर आप खाली एक क्वेश्चन का आंसर देख ले रहे हो उसके जस्ट बाद या उसके सोल्यूशंस देख रहे हो, सो दैट इज़ नॉट यू गेनिंग नॉलेज, दैट इज़ जस्ट आप उस क्वेश्चन को देख रहे हो और आप उसके आंसर को रट रहे हो, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड हैबिट। तो अब हम बात करते हैं चलिए टाइम के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया बायो और केमिस्ट्री के टाइम के लिए, तो आई थिंक अब अगर आप 3 आवर्स में से उसको माइनस कर लो, जो कि आई थिंक 1 आवर 15 मिनट्स के आसपास आपके पास बचते हैं फिज़िक्स के लिए। एंड अगर आप मेरी वो वाली स्ट्रैटेजी से जा रहे हो जिसमें आप सारे क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहे हैं या जिन पे आप सेकंड लुक देना चाह रहे हो उनको आप लास्ट में कर रहे हो, तो आई थिंक थोड़ा कम टाइम बच रहा है फिज़िक्स के लिए। बट देन अगेन आपके पास लास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा जिन क्वेश्चंस को आपने छोड़ा है उसके लिए। तो अगर आप जिस भी स्ट्रैटेजी से फॉलो करते हो, या तो मेरी या किसी और की या अपनी खुद की, तो ऑल आई वांट टू से इज़ कि फिज़िक्स फॉर दोज ऑफ यू जिनके लिए फ़िज़िक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको कहते हैं ना फिज़िक्स लगाने में बहुत लोगों को मज़ा आता है। मैं पर्सनली भी उनमें से एक हूँ। मैंने कुछ पेपर्स जो कि मैं फ़न के लिए जब देता था तो मैं ऐसे देता था, लेट मी शेयर यू, दिस इज़ अ वेरी फन थिंग। मैं स्टार्ट करता था फिज़िक्स से। मैं फ़िज़िक्स के 10 से 15 क्वेश्चंस लगाता था जस्ट टू गेट माई माइंड कूल एंड थोड़ा ब्रेक। तो मैं 10 से 15 क्वेश्चंस ना शुरू में फ़िज़िक्स के ही लगाता था, जिससे मेरा माइंड थोड़ा कूल हो जाता था। एंड एज अ ब्रेक मैं उसको ट्रीट करता था, अपने पेपर के बीच का ब्रेक। जी गाइस, ओके, दिस मे साउंड अ लिटिल वियर्ड बट श्योर। एंड इसके बाद मैं चालू करता था बायो के क्वेश्चन से। एंड वंस आई वाज डन विथ लाइक 45 to 50 क्वेश्चंस ऑफ बायो, मैं वापस आता था फिज़िक्स पे एंड मैं 5 से 6 क्वेश्चंस और लगा लेता था, जिससे मेरा माइंड अगेन कूल हो जाता था। बिकॉज आई जस्ट लव डूइंग फिज़िक्स। उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप की चीज़ें होते हैं। एंड मैं वापस जाता था बायो पे। एंड बायो के भी मैंने 45 क्वेश्चंस मीनवाइल लगा लिए और मे बी 20-30 लगा लिया। एंड मैं वापस आया फिज़िक्स पे एंड मैंने फिज़िक्स मीनवाइल कंप्लीट कर ली। एंड फिर मैं वापस जाके बायो भी कंप्लीट कर लिया। तो इससे मुझे एक फ़ायदा मिलता था अपने अंदर साइकोलॉजिकली। तो वो ये था कि मेरा माइंड देख रहा है कि मैं बल्क में बायो के 25 क्वेश्चंस कर रहा हूँ एंड मीनवाइल फिज़िक्स कब ख़त्म हो गई मुझे पता भी नहीं चला। तो व्हेन माई माइंड थॉट कि मैंने आधा पेपर किया है, मैं एक्चुअली 3/4 पेपर ख़त्म कर चुका था। एंड आई डोंट हैव एग्जैक्ट मेमोरी ऑफ दिस, बट आई थिंक यही काम मैंने एक्चुअल नीट में केमिस्ट्री एंड बायो के साथ किया था। कि जब तक मेरे को लग रहा था कि मैंने बायो ख़त्म किया है, तो मैंने 5-6 क्वेश्चंस या 10-15 क्वेश्चंस कर करके केमिस्ट्री भी ख़त्म कर चुकी थी। एंड इससे जो आपको कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिलता है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप चाहो तो 1 या 2 एग्ज़ाम्स में ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हो। इट्स वेरी फन। मेरे लिए वो फिज़िक्स था वो सब्जेक्ट, आपके लिए वो केमिस्ट्री हो सकता है, या क्या पता आपके लिए वो बायो हो सकता है। तो आप बायो को बीच में घुसा सकते हो केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के। इससे क्या होता है कि आपके पेपर का कुछ पोर्शन ख़त्म होते जाता है एंड आपके माइंड को साइकोलॉजिकली पता नहीं चलता है। ऑब्वियसली टाइम आपका इक्वल जाएगा, बट दिस गिव्स यू एन साइकोलॉजिकल एज। वो कॉन्फिडेंस आपको जो मिलता है, एंड गाइस कॉन्फिडेंस इज़ सो मच इंपॉर्टेंट, जो कि आप में से कुछ लोग रियलाइज़ भी नहीं कर पाते हो, बट कॉन्फिडेंस इज़ सो मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड अगर हम बात करें फ़िज़िक्स में अगर मैं बोल रहा हूँ 1 आवर 15 मिनट्स आपके लिए बहुत है, तो वो कुछ लोग के लिए बहुत नहीं भी होता है। एंड जिन लोग के लिए वो नहीं होता है, आई थिंक कि अगर आपको फिर अपनी बायो एंड केमिस्ट्री की थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, आप उसको थोड़ा और कम टाइम में ख़त्म करो ताकि आप फिज़िक्स में थोड़ा और ज़्यादा टाइम दे सको, तो आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। एंड फिज़िक्स में बहुत लोग मेरे से पूछते हैं भाई आप कौन सी बुक्स लगा रहे हो, तो इसके बारे में आपको पहले ही कुछ बोल चुका हूँ। एंड द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर फिज़िक्स इज़ कि एडवांस और मेंस के पेपर्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, बट अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, कोचिंग्स के, पर्सनली मैं आकाश के बहुत पेपर्स लगाता था। एंड गाइज, अगर आपके पास एक इंस्टीट्यूट का सपोर्ट है या आपके पास एक बहुत ही हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट है, तो आई बिलीव कि अगर आप खुद को प्रूव करते हो ना उन लोगों के सामने, तो आपको सामने से भी बहुत सपोर्ट मिलता है। तो गाइज, अगर आप ऐसा कुछ अपने आप को किसी प्लेटफॉर्म पे प्रूव कर पा रहे हो, तो आप आई बिलीव कि आपको एक एडिशनल सपोर्ट मिलता है जो कि आपको एक थोड़ा और एज मिल सके। I would like to thank Delhi Knowledge Track for inviting me here, and it was a very nice experience sharing my tips and strategies with all of you, and I hope you all get a lot of help from my tips and tricks and strategies, and also my personal experiences, which I think is a very unique thing that I'm sharing with you guys. And with that, I bid farewell from you guys. Goodbye guys, and all the best for NEET 2020 and all the years coming after that. Thank you.